हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज फिजिक्स में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, धारा विद्युत। उसमें हमारा जो अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति। इसके पिछले क्लास में हमने संधारित्र का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है और प्रतिरोधों को कैसे श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है ये हमने पढ़ा दिया था। आज है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है? ठीक, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। अब ऊर्जा क्षय क्या होती है, ठीक है, इसको समझना है। तो इसके पहले डेरिवेशन भी है इसका एक। पहले विद्युत शक्ति समझ लेंगे, फिर इसके डेरिवेशन पे आते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या है कि जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह क्या होता है, तार कुछ समय के पश्चात क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। जब वो गर्म होने लगता है तो किस कारण गर्म होता है? जबकि जब दो सिरों के मध्य विभवांतर लगाया जाता है, जब विभवांतर दोनों सिरों के मध्य विभवांतर हम लगाते हैं तो क्या होता है, जो आवेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और यहाँ के जो आवेश ऋण, यहाँ से धन इस साइड और ऋण जो है इस साइड की तरफ, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्या होने लगते हैं? गति करने लगते हैं। जब गति करते हैं तो क्या होता है, एक धन आयन दूसरे से ऋण आयन से क्या होता है? टकराती हो जाता है। आवेश आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? टकराते हैं, जिससे क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने के पश्चात क्या होता है? तार धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? गर्म होने लगते हैं। जो तार जो गर्म करते हैं, गर्म होते हैं, ये क्या करते हैं? ऊष्मा, मतलब ऊष्मा का एक स्रोत ऊर्जा के रूप में खर्च करते हैं। ठीक है, तो इसी हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति। मतलब जो ऊर्जा क्षय हो जाती है, जो तार गर्म हो रहा, जो ऊर्जा निकल जा रही, उसी ऊर्जा को हम उसकी क्या बोलेंगे? विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब इसका मान कितना होता है, कितनी ऊर्जा शक्ति होती है, इसके लिए यहाँ पर छोटा सा डेरिवेशन दिया है विद्युत ऊर्जा और शक्ति में। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा हमने बता दी क्या होगी, जब भी किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, परिपथ कुछ समय के पश्चात गर्म होने लगता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि आवेशों को, जो आवेश होते हैं धनायन, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो क्या करते हैं? आपस में टक्कर करते हैं। टक्कर करने के पश्चात क्या होती है? टक्कर करेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा उत्पन्न करेगी तो वह ऊर्जा के रूप में क्या होती है? क्षय होती है, और तार को धीरे धीरे क्या करती है? गर्म करने लगती है, जिससे ऊर्जा का कुछ लॉस, कुछ क्षय हो जाता है। उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो पहले इसका छोटा सा एक डेरिवेशन है, उसको डेरिवेशन पे हम आते हैं। ठीक है, डेरिवेशन छोटा सा, वो बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, ये दिया है, जो हमें डेफिनेशन दिया है, जब किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा में परिपथ में चलने के लिए, ठीक है, विद्युत धारा को परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य किया जाता है। यही कार्य क्या है? ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, तो हम जिस भी परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो बैटरी जोड़ते हैं या विभवांतर लगाते हैं, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ता है। वो जोड़ने पे क्या होगा, वो बैटरी क्या करती है, पूरे परिपथ में धारा का, या जो विभवांतर लगाया वो क्या करेगा, पूरे परिपथ में धारा को घुमाएगा। जब धारा घुमाएगा तो वो क्या है, उसके द्वारा, विभवांतर के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य क्या है, उसमें ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। डेरिवेशन पे आते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है ये। माना तार के सिरों के मध्य विभवांतर V लगाने पर t सेकंड में, जैसे ही हमने विभवांतर को जोड़ा, कुछ समय के पश्चात, मतलब t समय के पश्चात उसमें क्या धारा बही? I धारा प्रवाहित होती है। तो t सेकंड में तार में बहने वाला आवेश, ठीक है, t सेकंड में तार में बहने वाले आवेश कितना होगा? Q बराबर IT। किस बार ये फार्मूले से आया है? धारा वाले फार्मूले से आया है, जो कि पिछले वीडियो में, इसके एक दो पहले के वीडियो में बताया था कि धारा क्या होती है, I बराबर फार्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। तो यहाँ से इनटू कर देंगे तो क्या आएगा? Q बराबर IT निकल आएगा। ये तो क्या हो गया? आवेश आ गया। ठीक है, अब जो आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम पहुंचा रहे हैं तो उसके द्वारा क्या है, कार्य करना पड़ेगा। पहले ही बता चुके हैं कि जब किसी आवेश को हम अपने क्षेत्र में लाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, तो उसको लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। वही कार्य विभवांतर या विभव के बराबर होता है। तो यहाँ जो कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य के लिए क्या जाएगा? फार्मूला W बराबर Q इंटू V। ये भी विभव वाले फार्मूले से आया है। V बराबर W अपॉन Q होता था, Q का यहाँ इंटू कर दिया है। W बराबर Q इंटू V। Q बराबर यहाँ IT रहा, यहाँ पर रख दिया वैल्यू, तो क्या हो गया? W बराबर VIT। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है, इसको 1 दे दिया। फिर ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे V की जगह IR रख देंगे तो क्या होगा? एक I पहले से है, एक I यहाँ से मिल गया, तो क्या हो गया? I का स्क्वायर R इंटू T। इसको इक्वेशन नंबर 3। फिर पुनः क्या करेंगे, समीकरण 3 जो उसको हमने माना है 3, ये
इसमें आई बराबर कितना रख देंगे, वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर रख देंगे तो ये क्या होगा, वी का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, एक आर ऊपर है तो कैंसिल हो गया, तो नीचे एक आर बचेगा इंटू टी, ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, नीचे एक आर बचेगा इंटू टी। तो ये 3 समीकरण आ गए, 2, 3 और 4, ये ठीक है। ये किसके समीकरण है, ऊष्मा के समीकरण है। ऊष्मा बोले यहाँ कार्य, जो कार्य एक आवेश को या धारा को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उसमें ऊष्मा का ये हमारे पास 3 फार्मूला हो गया है, ठीक है। ये तार में उत्पन्न ऊष्मा है, तीनों के ये फार्मूले हैं, ये आप इसको देख के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो डेफिनेशन थी, इसमें डेफिनेशन पे आते हैं, तो ये तो ऊष्मा हो गई कि कितनी ऊष्मा होती है। अब हमें शक्ति की अगर डेफिनेशन बनाना है कि शक्ति क्या है, ठीक है, ये तो कार्य रहा, कार्य मतलब ऊष्मा रही, अब हमें शक्ति निकालना है। तो शक्ति क्या है, बता दिए कि विद्युत परिपथ में वो क्षय होने वाली ऊष्मा को हम उसकी क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का फार्मूला क्या है, या दूसरा शक्ति जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में, कार्य करने की दर को हम शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, धारा यहाँ कार्य कौन सा हो रहा, धारा प्रवाहित करने पर कार्य हो रहा। तो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। तो फिर यहाँ पर लिखा है कि यदि विद्युत परिपथ में टी समय में किया गया कार्य W हो, तो शक्ति का फार्मूला P बराबर कितना हो गया, W अपॉन टी। मात्रक विमी सूत्र फिर से लिखेंगे, तो W का मात्रक क्या है, W कार्य है, कार्य का मात्रक जूल बटा समय, जूल बटा समय को हम क्या बोलते हैं, वाट कहते हैं। पीछे भी आ चुका है, ठीक है। तो ये वाट हो जाएगा। जैसे कि हम जो अपने यहाँ जो लाइट रहती है तो हम पूछते हैं ये कितने वाट का बल्ब है या कितने वाट का ट्यूबलाइट है, ठीक है। तो ये वाट, जो वाट इस्तेमाल होता है, ये उसका क्या शक्ति को प्रदर्शित करता है कि इसमें ऊर्जा कितनी खर्च होगी इस बल्ब को चालू करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 जूल बटा 1 सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वाट के नाम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी किसकी, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा क्या थी, और उसके लिए डेरिवेशन थोड़ा सा था, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे बुक से, जो आपके पास बुक हो उस बुक से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक में तो क्लियर हो गया है। अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक जो हमारा है, इसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। इसको हम जो है तो नोट्स से कराते हैं, इसके बाद हमारे पास नोट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। एक बुक में पूरा आ नहीं पा रहा है, तो उसको एक सेकेंड। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में पढ़ो। जैसे बाह्य प्रतिरोध की हम बात करते हैं, जो प्रतिरोध हम पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। अब सेल क्या होता है, सेल तो पता है, सेल एक परिपथ होता है जिसके अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होती हैं, 2 राड निकली हुई होती है, और उसमें से एक सिरा को धन से जोड़ते हैं, दूसरे को हम ऋण से जोड़ते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या हो, धारा प्रवाहित हो, ठीक है। तो चूंकि सेल के अंदर भी क्या है, धारा प्रवाहित हो रही, सेल का जो इस टाइप से सेल बना होता है ये हमारा, इसके अंदर से ये 2 रॉड निकली हुई होती थी, ये बंद होता है पूरी तरीके से। तो यहाँ से हमने किसी भी इसको अगर किसी भी माध्यम परिपथ में जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक सिरे को इससे जोड़ते हैं, दूसरे सिरे को इससे जोड़ देते हैं। तो परिपथ में क्या होती है, जो भी परिपथ इससे जोड़ा गया है उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन ये तो महापरिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके मार्ग में जो रुकावट पैदा होगा उसे तो हम प्रतिरोध बोलेंगे। लेकिन चूँकि ये सेल है, सेल के अंदर भी क्या, अंदर मटेरियल कुछ ना कुछ मटेरियल भरा हुआ होता है, चाहे वो ठोस के फॉर्म हो चाहे लिक्विड के फॉर्म में हो, ठीक है। बहुत से केमिकल रिएक्शन अम्लीय पदार्थ भरे होते हैं इसमें, जो कि क्या करते हैं, अंदर क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के पश्चात क्या होता है, धनायन और ऋणायन उत्पन्न होते हैं, और जिससे परिपथ में धारा बहती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर लगे हैं, इनके अंदर जो धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाहित होने में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इन बाधाओं को हम क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पे अब आते हैं कि सेल के अंदर विद्युत अपघट, जो अंदर मटेरियल डला है उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट में धारा के प्रवाह में, ठीक है, जो रुकावट डाली जाती है उसे सेल का क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। जो विद्युत अपघट इसमें डाला गया है, ठीक है, तो चूँकि अंदर मटेरियल भरा है, उसमें से आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है, बीच में सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी फॉर्म में हमारे पास
अब बुखट भरा हुआ है, केमिकल जो भरा है, तो उसमें क्या होगा, आने जाने में कुछ ना कुछ क्या रुकावट पैदा होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल द्वारा दी गई ऊष्मा का कुछ भाग सेल के भीतर ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के विभवांतर विद्युत भागबल से कम हो जाता है। ठीक है, ये जो हमें दिया है, क्या बोल रहा है कि जो कि अंदर प्रतिरोध है, प्रतिरोध कुछ ना कुछ की वजह से क्या होगा, सेल जो हमें सेल मान लो कि 10 वोल्ट की ऊर्जा देने वाला था, अब वो क्या अंदर उसमें कुछ ऊर्जा उसके अंदर लॉस हो गई, मान लो आधा वोल्ट की ऊष्मा लॉस हो गई है, तो अब हमें वो कितना विभवांतर देगा, 10 की कितना देगा, 9.5 देगा। तो विभवांतर क्या होगा, सेल की विद्युत भागबल से कम हो जाता है। सेल कितने का वोल्ट का है, 10 वोल्ट का, लेकिन चूंकि अंदर कुछ ना कुछ ऊष्मा उसकी क्या हो गई, नष्ट हो गई, जिससे अब हमें उसमें क्या कम विद्युत भागबल मिलेगा। ठीक है, तो उसमें कुछ जो एक्चुअल विद्युत भागबल होता है उससे कुछ कम विद्युत भागबल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध की डेफिनेशन थी। उसके बाद अब उसको प्रभावित करने वाले कारक पे आते हैं कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन। तो सबसे पहले क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी का, जो कि अभी हमने ऊपर बताया सेल को कि 2 रॉड होती है और उनके बीच के तो दूरी है, चूंकि एक रॉड है, दूसरी यहाँ 2 रॉडें बीच में लगी रहती हैं, तो दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। सेम वैसे ही है कि चूंकि एक रॉड से दूसरे रॉड पर अगर आवेश जाएगा तो उसको जितना लंबा सफर तय करना पड़ेगा उतना ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, यहाँ बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। जैसा कि उसमें था कि अगर रॉड चौड़ी है, रास्ता मतलब चौड़ा है, तो आसानी से आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, दिक्कत नहीं जाएगी। तो इलेक्ट्रोड मतलब जो रॉड हैं मोटी हैं, अगर उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो क्या होगा, आसानी से आवेश को संग्रह करेंगी और ट्रांसफ़र करती आएंगी, तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। विद्युत अपघट की सांद्रता पर, सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सांद्रता का मतलब क्या, जितना ज़्यादा मटेरियल उसमें डालेंगे, मान ली हमें H2SO4 की आवश्यकता है उसमें और हमने ज़्यादा H2SO4 डाल दी, सांद्रता को मान को बढ़ा दिया, ज़्यादा केमिकल डालेंगे तो रिएक्शन ज़्यादा होगी, तो उसमें समय लगेगा, जिससे क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। और लास्ट है तुम्हारा विद्युत अपघट के ताप पर, ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा उल्टा, उसमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता रहा, बढ़ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि दोनों रॉड के बीच जब ताप बढ़ाओगे तो क्या जो रिएक्शन है, जो क्रियाएं अंदर होती है, वो क्या उनका मान तेज़ी से हो जाएगा। जब तेज़ी से होगा तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान में बहुत तेज़ी से गति करेंगे, जब तेज़ी से गति करेंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था सेल का आंतरिक प्रतिरोध और उसको प्रभावित करने वाले कारक और विद्युत ऊर्जा जो हमने पीछे पढ़ाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कई बार पूछ चुका है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आपको अच्छे से याद करना है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपके पास जो बुक हो उससे और अच्छे से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।